कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस पार्टी में दरकिनार किया गया। अहमियत नहीं दी जाती है, उससे फिर दिक्कत तो आती है। तो ऐसा तो नहीं कि कैप्टन साहब का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया? मैं अगर आज पार्टी में हूँ तो सोनिया गांधी जी की शर्म से हूँ। तो मतलब आलाकमान तक आपकी बात ही नहीं पहुंच रही है? वाइब्स जो सोनिया गांधी जी के साथ थे मेरे, वो आज की जो हाईकमान नहीं है हो उसके साथ उतने अच्छे वाइब्स नहीं है। अध्यक्ष साहब ने एक फॉर्मेट दिया है, अब जिसको भी पोस्टर बनाना है तो इन तमाम नेताओं की फोटो लगानी पड़ेगी। अगर मेरी फोटो नहीं लगाएंगे तो मैं उनकी फोटो क्यों लगाऊं? तमाम फैसले जो पार्टी से जुड़े अभी हाल ही में लिए, उन सबको कैसे देख रहे हैं? एक सरप्राइज था सबके लिए कि राव नरेंद्र सिंह जी को पार्टी चीफ बनाया। किसी सक्षम व्यक्ति को अगर बनाते तो परिस्थिति को और होती। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपसे भी मिलने के लिए आए राव नरेंद्र सिंह, क्या बातचीत हुई? आपको दिक्कत आ रही है? आपको लग रहा है कि फैसले अभी भी सही नहीं हो रहे? भगवान कृष्ण ने कहा ना, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। राव नरेंद्र सिंह क्या उदयवान पार्ट 2 बन रहा है? एक आदमी की मनोपरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कोई थोप सकता है कि भाई ये करना ही वो करना है? डिक्टेटरशिप है क्या? तो आपको मलाल है 2024 में लोकसभा बहुत का टिकट भारी पाना? मलाल है मेरे को इस बात का कि मेरे को इग्नोर किया गया। कोई एक चुनना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता। आज का ये प्रोग्राम बेहद खास है और तमाम जो दर्शक इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश के तमाम लोगों के जहन में अभी भी कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। उनके जवाब कैसे मिल पाएंगे, इसी शो के जरिए मिलेंगे। नया प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने दे दिया है, CLP दे दिया है, 1 साल का लंबा इंतजार तो हालांकि हुआ, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे सवाल थे जो पार्टी के भीतर से ही पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं ने उठाए, लेकिन उनको उनका जवाब नहीं मिला। क्या अंदर खाने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कोई उनसे बात की और उनको आश्वासन दिया है कि जितनी भी खामियां, जितनी भी कमियां उन्होंने आलाकमान को अवगत करवाई हैं उसके बारे में कोई काम किया जाएगा, या फिर कांग्रेस पार्टी में, हरियाणा कांग्रेस में खास तौर पे परेशानियां बढ़ी हैं और उसका अंत होता फिलहाल दिखाई दे नहीं रहा है। हमारे साथ टू द पॉइंट में एक बेहद खास शख्स मौजूद हैं। राजनीति में 40 साल से भी ज़्यादा का लंबा करियर, कांग्रेस पार्टी में अलग अलग पदों पर जिम्मेदारियां निभाई हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव हैं और हमेशा टू द पॉइंट बात करने के लिए जाने जाते हैं कैप्टन साहब। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। उसका टू द पॉइंट बात करेंगे आज, क्योंकि आपने हमेशा टू द पॉइंट ही कांग्रेस पार्टी के आलाकमान तक अपनी हर बात पहुंचाई है। आज जो प्रदेश में परिस्थितियां देख रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी की हालात देख रहे हैं आप, और तमाम फैसले जो पार्टी से जुड़े अभी हाल ही में लिए, उन सबको कैसे देख रहे हैं? नहीं, जो अब फिलहाल जो अभी अध्यक्ष बने राव नरेंद्र सिंह जी, अभी उनकी शुरुआत है और अभी उन्हें बहुत कुछ करना है और मैं समझता हूँ कि एक खास जिम्मेवारी राहुल गांधी जी ने दिया है विपरीत परिस्थितियों में, और मैं समझता हूँ एक सरप्राइज था सबके लिए कि राव नरेंद्र सिंह जी को पार्टी चीफ बनाया कांग्रेस का। तो उनने अपने आप जो हुनर है वो दिखाना है। अपनी मेहनत से, लगन से अगर काम करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। जब निर्णय लिया तो आप हालांकि सरप्राइज की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है शौक आपको ज़्यादा लगा जब आपने अपने एक्स पे पोस्ट डाली तो उसमें लिखा कि पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए अपने डिसीजन पे। नहीं, वो तो अब पास की बात हो गई है और मैं समझता हूँ कि अब जो है गॉन इज गॉन बाय। अब तो हम ये चाह रहे हैं कि पार्टी जो है वो लाइन पे चले। अभी इन्होंने कन्वीनर राज बब्बर को बना दिया यहाँ से, जबकि ना तो यहाँ का वो वोटर है। फिर वो दोबारा से वही कि जी जो चुनाव लड़े थे लोकसभा के उनको ही हम चेयरमैन बना रहे हैं। वोट चोरी में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मैंने जो हमारे प्रभारी जी थे उनसे मैंने बातचीत की और उनसे मैंने कहा कि भाई आप लोगों को थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तो जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको भी कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लोग पार्टी में कुछ दमखम रखते हैं उनको भी जो है साथ लेके चलने का काम होना चाहिए।
ना कि उनको दरकिनार करें। तो कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दरकिनार नहीं करना चाहिए। जो जिसमें अगर क्षमता हो, जिसके पास जो जनता में पॉपुलर हो, जो मास लीडर हो, उसको अगर उसकी अहमियत नहीं दी जाती है तो उससे फिर दिक्कत तो आती है। तो आपको दिक्कत आ रही है? आपको लग रहा है कि फैसले अभी भी सही नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप तो बार बार हम देख रहे हैं कि चुनावों से पहले से भी आप बता रहे थे कि भाई ये तो तमाम एक नेता एक एग्जाम्पल ही दिया है मैंने। मुझे लगता है कि उनकी मेरी बात उन तक पहुंच गई होगी जो आपके द्वारा, और मैं समझता हूं कि उनको जो है पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, उसमें जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को कहीं नहीं रखा गया। तो सभी जो जो लीडर्स हैं जिनमें हुनर है, उनको आगे रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखे जा रहा है? अब राव नरेंद्र सिंह क्या उदयवान पार्ट 2 बन रहे हैं? नहीं, मैं अभी तो मैं इट्स टू अर्ली टू से कि उदयवान 2 बनेंगे। अभी तो जो है बहुत कुछ उन्होंने अभी करना है, और देखते हैं किस तरीके से चलते हैं। हम तो जो भी अपनी तरफ से जो मदद हो सकेगी, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको उनके प्रोग्राम में भेजेंगे, और जो प्रोग्राम्स होंगे उनको हम कोशिश करेंगे कि जो वोट चोरी का जो राहुल गांधी जी ने एक प्रमुख मुद्दा उठाया है, जिसमें हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, वो है मुद्दा है। और उससे जो है ये लोकतंत्र की हत्या है अगर ऐसा हुआ है। और रेवाड़ी में तो करीबन 32,500 वोट जो है वो बल्क वोट्स हैं, जो 50, 100, 200 एक घर में दिखाए गए हैं। और इसके अलावा 5,000 ऐसी वोट हैं जो डुप्लीकेट वोट्स हैं। और तो इससे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना काम नहीं कर रहा, जो उसको अपना काम करना चाहिए था अपना काम नहीं कर रहा है। बेखूबी से उसको अपना काम करना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा बिहार के अंदर जो है 72 लाख वोटें जो है बढ़ी हैं, और काफ़ी वोट कटी हुई हैं वहाँ। तो ये जो सर का जो अभियान, जो ये SIR का जो ये अभियान चला रहे हैं, उसमें अगर वो निष्पक्ष होकर काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी वोट्स ऐसी हैं जो डुप्लीकेट वोट लोगों ने बना रखी है। खास तौर से जो माइग्रेंट्स हैं उनने अपनी 2 जगह वोट बना रखी हैं। तो इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा। और जगह भी कुछ लोगों ने फर्जी वोटें बना रखी हैं। तो जहाँ भी 10 से ज़्यादा वोट होती हैं तो वहाँ पर फिजिकल चेकिंग होनी चाहिए। तो आप लोग बार बार बोल रहे हैं, राहुल गांधी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों का पूरा डिटेल्ड रिसर्च लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ने कहाँ कहाँ दिक्कतें चुनावों में की हैं और जानबूझकर वोट चोरी करके कांग्रेस पार्टी को हराया है। सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी रहा, मतलब 2024 का जो चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, क्या लगता है वोट चोरी की वजह से या क्यों? बिल्कुल वोट चोरी की वजह से जीते हैं। एक्चुअली उनको अधिकार नहीं है। और मैं समझता हूँ क्योंकि पहले आप लोग ईवीएम की बात करते थे। ये तो इसका संज्ञान लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और गवर्नर को इस सरकार को डिसमिस करना चाहिए, और पूर्ण दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए। हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार की बात हुई है। ये लोग चांद पे चले गए हैं, वहाँ मैसेज पहुँच जाता है। तो ये तो छोटी सी मशीन है, इसके साथ छेड़छाड़ क्यों नहीं की जाती? हम तो कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। ये जो चुनाव है ये बैलेट पेपर, जापान जो है, अमेरिका है, जापान जहाँ से मशीन बन के आई है वहाँ बैलेट पे चुनाव होते हैं। अमेरिका में, फ्रांस में, कोई भी कंट्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम की सेटिंग भी बीजेपी करती है और साथ ही साथ वोट चोरी भी कर लेती है कि पुख्ता इंतजाम हो जाए, दोनों तरफ से ही कंट्रोल में रहे मामला। हाँ, वो जैसे अभी भी कह रहे हैं बड़े अमित शाह की सरकार तो हमारी ही बनने वाली है। हम खासतौर पे हरियाणा की बात करते हैं कैप्टन साहब, क्योंकि तमाम दर्शक भी हरियाणा के और बहुत सारे सवाल अक्सर हरियाणा को लेकर तमाम दर्शक पूछते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी
बनी बनाई सरकार थी, ऐसे प्लेट में पूरा खाना सजा हुआ था, बस खाने भी लग गए थे, मुंह के पास निवाला पहुंच गया था, लेकिन तभी छीन के कोई और ले गया। नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, मैं वोट चोरी है, बाकी जो है तो थोड़ा उसमें गुटबाजी, टिकटों का वितरण भी जो है वो ठीक नहीं हुआ था। तो बातें पहले आ चुकी हैं सारी बातें, और आपस में जो कोऑर्डिनेशन होना था, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, और तो कई बातें थी, वो सब आ चुकी हैं। और मैं समझता हूँ अब वो पास्ट है, उसको भूल के अब हमें आगे की सोचनी है, और आपस में मिलजुल के और तब कार्य करना पड़ेगा, तब बात आगे बनेगी। तो सोचेंगे ही, लेकिन अभी आपके पार्टी के नेता आगे की सोचने के मूड में लग नहीं रहे हैं। अभी तो 3 टर्म लगातार बीजेपी की सरकार है, आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई इसी तरह से चलता रहा तो चौथी टर्म भी बीजेपी सरकार बना लेगी। नहीं, ऐसी बात तो कोई मेरे ख्याल से कोई नहीं कह रहा होगी चौथी टर्म बीजेपी को मिल जाएगी। अभी तो 4 साल पड़े हैं, 1 साल ही हुआ है सरकार को बने, अभी तो बहुत उतार चढ़ाव देखे जाएंगे, और कोई चीज़ भी परमानेंट नहीं होती है, चेंज होती रहती है, और रोटी की जैसे पलटते हैं, इसी प्रकार से जनता तंग आ चुकी है। आज बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, मंडियों में जो है किसान को उसका न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है, बाजरे का, चाहे धान की बात हो, सब जगह परेशान है लोग। स्कूलों के अंदर जो है टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तो लोग बाग परेशान हैं सरकार की नीतियों से। और अभी गुड़गांव जो है मिलेनियम सिटी है, लेकिन अब तक जो है बस स्टैंड जो है वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, वहाँ पर जो है पार्किंग का काम चल रहा है, हॉस्पिटल नहीं बन पाया है। तो और यूनिवर्सिटी जो है उसके ऊपर अभी कितने आरोप लगे हैं, अभी कितनी अनियमितता हुई हैं, वाइस चांसलर के ऊपर आरोप लगे हैं, रजिस्ट्रार पे आरोप लगे हैं कि इसमें बहुत धांधली हुई है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के अंदर, जो प्रोफेसर लगाए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये सरकार है, ये जो है जो काम इनको करना चाहिए, अब जैसे पानी भराव का मामला है, चाहे वो कोई भी आप सिटी लगा लीजिए, सब जगह यही दिक्कत है। तो जब तक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बनाएंगे, एक पानी की निकासी का जो है, अब हमारे यहाँ मसानी बराज में सारा पानी लाके, गंदा पानी लाके डाल दिया, और वो पानी अब हमारी यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया, मीरपुर की यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया, जहाँ पर हमने साफ़ पानी भरना था, और ये बोल रहे थे यहाँ पर लेक बनेगी और यहाँ पर जो है टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें गंदा पानी डाल दिया और अनट्रीटेड पानी डाल रहे हैं। तो वो पानी खड़ा हो गया, फिर लोगों ने दीवार तोड़ दी, अब वो पानी बहता हुआ और यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। तो सरकार का जो तंत्र है वो इनकी अफसरशाही छा रही है। एक एक करके तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। आपने पहले भ्रष्टाचार का जिक्र किया, बीजेपी के नेताओं पे कोई बहुत बड़े ऐसे भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगते नहीं हैं। जो थे जब बीजेपी जेजेपी की गठबंधन थी, तो वो सारे के सारे जो इल्ज़ाम थे जेजेपी पे, दुष्यंत चौटाला पे लगा दिए गए। वहीं आपकी अगर पार्टी से कंपेयर किया जाए तो आप देख ही रहे हो, नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने, CLU-CD कांड में चार्जशीट दाखिल हो गई, एक ही मुख्य आरोपी उनको बनाया गया है। उसके बाद हुड्डा साहब का जिक्र आ जाता है, हुड्डा साहब का मानेसर लैंड स्कैम, उसमें भी चार्जशीट, और हुड्डा साहब की मुश्किलें बढ़ गई। तो भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी को लोग क्यों ना माने और क्यों समझें कि भाई बीजेपी ने ही तमाम परेशानियां की हैं? नहीं, जो CAG की रिपोर्ट में बहुत सारे महकमे हैं जहाँ पर जो घोटाला बताया गया है, कई महकमे ऐसे हैं जहाँ पर CAG की रिपोर्ट है, उसमें बता रहा है कि जो जितने पैसे जो लगने चाहिए लग नहीं पा रहे हैं। तो ये नहीं है कि भ्रष्टाचार इस सरकार में नहीं है, आपका बहुत सारे आपकी तहसील में देख लीजिए आप, दुनिया भर की जो है स्कैम्स हो रहे हैं। तो कह रहे हमने ई-रजिस्ट्री कर दी, इलीगल कॉलोनीज कट रही हैं जो कि नहीं कटनी चाहिए, और हमारे रेवाड़ी में तो हद ही हो गई है कॉलोनी कटने की। आपके गुड़गांव में जो सरकारी तंत्र के साथ हैं, जिनको संरक्षण मिल रहा है, वो कॉलोनी अभी भी काट रहे हैं, और DTP उन पर कार्रवाई नहीं करता। DTP केवल जो कोई मंत्री टेलीफोन कर देता है तो जो विरोधी आदमी हैं कि उनके मकानात को तोड़ दिया जाता है, लेकिन
अभी भी जो है ये कॉलोनाइजेशन जो है बड़े धड़ल्ले से चल रही है। तो सरकार इसी के लिए तो कह रही है कि हम पारदर्शी सिस्टम लेके आ रहे हैं, हम ई और रजिस्ट्री कर रहे हैं ताकि भाई पेपरलेस हो, पोर्टल पे हो तमाम चीज़ें, भ्रष्टाचार खत्म हो। इससे आपको लगता है कोई फायदा केवल नहीं? बातें ही बातें हो रही हैं। हम्म, बात तो वही हो रही है, तहसील में जाके वही हो रहा है। हम्म, कोई पेपरलेस अभी तो काम शुरू नहीं हुआ है। हम्म, अभी भी जो है वही बातें चल रही हैं। तो कुछ इससे बेनिफिट नहीं होने वाला सर? नहीं नहीं, ये बेनिफिट जब कोई चाहेगा ही नहीं तो बेनिफिट कैसे होगा? तो बीजेपी के नेता चाह ही नहीं रहे हैं कि ये चीज़ हो। नहीं, बीजेपी के नेताओं की जो नेता हैं बेलगाम हो रहे हैं, जो इनके मंत्री हैं, और हर विभाग के अंदर जो है भ्रष्टाचार है, और उसको रोकने में नाकाम रही है सरकार। तो अब फिलहाल आप कह रहे हैं चलो कांग्रेस की सरकार जब थी तो चीज़ें बढ़िया थी, बीजेपी हर चीज़ में नाकाम रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? सड़कों पे उतर के आप लोग ऐसा स्ट्रांग कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? हर बार आके ये बताते क्यों नहीं कि भाई बीजेपी वाले यहाँ गलत कर रहे हैं तो नहीं, ये होने नहीं देंगे? अब तो शुरू कर दिया है हमने। अब तो हमारे प्रोटेस्ट रोज चल रहे हैं। अभी तो आप वोट चोरी पे ही नहीं, फिलहाल काम कर रहे हैं। वोट चोरी के अलावा और भी मुद्दों को लेकर जो है, जब ये आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ जो है एक बड़ा बड़ा प्रदर्शन हुआ था यहाँ पर, और भी कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन तो होते अब तो हो ही रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि और अच्छे ढंग से अगर कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ी विपक्ष और की भूमिका निभानी चाहिए? थोड़ी और शार्पनेस लाने की जरूरत है, वो करेंगे। तो आप प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात आपने की, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपसे भी मिलने के लिए आए राव नरेंद्र सिंह? हाँ, तो मेरे से मिलने आए थे। क्या बातचीत हुई? और यही था कि भी ठीक है, आप बन गए, आपको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, और हमारी जितनी हो सकेगी हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन अहिरवाल क्षेत्र में आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और बड़ी ताकत की आवश्यकता भी है हालांकि। तो इस फैसले से आप दोनों मिलके, कैप्टन अजय यादव और राव नरेंद्र सिंह, क्या अहिरवाल क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलवाने का काम करेंगे? आज के जो हालात हैं, जो हालात हैं उसको देखते हुए अभी बहुत परिश्रम की जरूरत है। कितना परिश्रम, कैसे होगा? तमाम नेता क्या बड़े एक साथ आने को तैयार होंगे? नहीं, मैसेज आता है ना, एक मैसेज आता है। आप किसी को कोई ओहदा देते हैं, उसका मैसेज जाना चाहिए ना। अहिरवाल में वो मैसेज नहीं गया। कैसे जाना चाहिए था, या कैसे क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? अब वो तो पास की बात होगी, उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी बहुत परिश्रम की जरूरत है, और सीटें भी हमने यहीं हारी हैं। 11 में से 10 सीटें हम वो यहाँ गंवा चुके थे, और ये जो मौका था, जबकि इस इलाके से किसी व्यक्ति को बढ़ना चाहिए था, तो किसी सक्षम व्यक्ति को अगर बनाते तो परिस्थिति को और होती। तो आपने कहा साफ छवि के किसी व्यक्ति को आगे करना चाहिए था। राहुल गांधी अक्सर युवाओं की बात करते थे, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? चिरंजीव को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी या फिर कैप्टन अजय यादव को? नहीं, वो तो हम उस पैनल में मेरा नाम भी था और राव दान सिंह का नाम भी था। तो पार्टी ने जो फैसला लिया है, वो अब पार्टी जो है जो फैसला लेती है, फिर उसके वो भगवान कृष्ण ने कहा ना, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। वही बात है। मुझे लगता है क्योंकि आप अक्सर टू द पॉइंट बात करने वालों में से हैं, हमेशा दिल खोल के बात कर देते हैं और सबको बता देते हैं कि यहाँ पे मैं नाराज़ हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे हैं, अंदर खाने आपकी भी बहुत कुछ बातें चल रही हैं आलाकमान से, और बहुत तल्ख लहजे में चल रही हैं कि भाई ये सब आप लोग कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा? नहीं, जो जहाँ तक हम बात अपनी पहुँचा सकें वहाँ तक हमने बात अपनी पहुँचा दी है। आगे निर्णय पार्टी ने लेना है। पार्टी किस तरीके से काम करती, किस तरीके से काम नहीं कर पाती। आपसे सवाल जवाब इस वक्त मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन 4-5 दिन पहले राव नरेंद्र सिंह जी से मैंने मुलाकात की, उनसे इंटरव्यू किया और तमाम सवाल उनसे भी किए। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय यादव जी,
रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह, ये तमाम बड़े दिग्गज नेता क्या एक साथ बैठ के एक मंच पर कभी हमें दिखाई देंगे? और क्या आपने इन तमाम नेताओं से बैठ के कोई बातचीत की कि भाई पार्टी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? तो उन्होंने कहा हाँ बहुत बातें हुई हमारी। आप थे उस मीटिंग में कुछ शामिल? अब पता नहीं वो मैं तो एक मीटिंग मेरे ख्याल से अब तक मैंने कोई प्रदेश की मीटिंग अटेंड तो करी नहीं अब तक। शपथ ग्रहण में भी आप गए नहीं? नहीं, लेकिन अब कहीं ना कहीं शुरुआत तो होगी, कहीं ना कहीं करेंगे, अब जाएंगे। देखते हैं जो हिसाब से अपना जिस तरीके से मान सम्मान से बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। तो अभी तक कैप्टन अजय यादव को मान सम्मान से नहीं बुला रहे क्या? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा आप कह रहे हैं? आप जो मर्जी समझ लीजिए। नहीं, मुझे समझना नहीं है, मुझे तो आपकी बात जाननी है कैप्टन साहब। आपकी मुस्कुराहट हालांकि बहुत कुछ बता रही है, नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन आप बहुत ही नपा तुला बोल रहे हैं आज। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर पार्टी आलाकमान से कोई बातचीत है, क्योंकि आप पहले भी पार्टी से नाराज हो गए थे और आपने तब भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जहाँ तक हो सकता फिर आपको है मनाया गया, आपने इस्तीफा वापस लिया। तो अभी कैप्टन अजय यादव के दिल में क्या है, जहन में क्या है? दिल की बात जुबान तक ला क्यों नहीं रहे? नहीं, हम चाह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आए, और जो हमारे प्रभारी हैं उनसे भी मैंने आज बात करी थी। उनसे मैंने कहा था कि वर्किंग के अंदर हमें चेंज लाना पड़ेगा, प्रदेश अध्यक्ष को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई जिसमें आप, राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह, ये तमाम लोग बैठे? पीछे मैं कहीं बाहर गया हुआ था। अच्छा। मीटिंग थी, बीच में पटना चला गया था, तो वहाँ 10-12 दिन वहाँ लगा के आया हूँ मैं। बिहार के चुनाव में लगा रहा, तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जिस दिन मीटिंग थी उस दिन मैं अवेलेबल नहीं था। बट ऐसा कुछ हुआ मीटिंग के बाद आपको फ़ोन आया हो कि कैप्टन साहब मीटिंग ऐसी हो गई, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, आप आ जाइए तो साथ बैठ के चाय पियेंगे? नहीं, वो तो चिट्ठी आती है उनकी कि हमने ये फैसले लिए हैं और इस प्रकार के हमारे प्रोग्राम्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कैप्टन साहब का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो अब इस उम्र में 68 साल का हो गया हूँ मैं, और जिंदगी के जो है अपनी पार्टी ने दिया भी बहुत कुछ है मेरे को मंत्री भी बनाया, मेरे को जो है AICC में OBC डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू, इरिगेशन, फाइनेंस, बहुत अच्छे महकमे दिए, और सोनिया गांधी जी की बहुत मेहरबानी रहा करती थी। एक जो एक जिसे कहते हैं एक वाइब्स जो थे, वो सोनिया गांधी जी के समय में जिस तरह के अच्छे वाइब्स थे उसमें कमी है। और जो बात जो है उनसे एक तो मिल लिया करती थी, या तो उस वक्त मैं मिनिस्टर था और उसके बाद भी मैं विपक्ष में ही रहा हूँ, CLP लीडर भी रहा हूँ, तो उनसे जो है और उनके जो एडवाइजर्स थे वो बहुत लोग थे। जॉर्ज था, माधवन था, जो उनके PS थे, पिल्ले था, और गुलाम नबी आज़ाद थे, अहमद पटेल जी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनकी बात उन तक पहुंचा देते थे अगर हमने मिल नहीं पाते थे। तो उन बातों में आज कमी है। तो मतलब आलाकमान तक आपकी बात ही नहीं पहुंच रही है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं आम व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने कहा ना जैसे कि उस वक्त तो मैं मिल लिया करता था, कोई बात होती थी तो सोनिया गांधी जी से मुलाकात करके तमाम उनको चीज़ें बता देते थे, लेकिन आज उस चीज़ में मैं अगर आज पार्टी में हूँ तो सोनिया गांधी जी की शर्म से हूँ कि उन्होंने जो मुझे मान सम्मान दिया, और अब मैं जो है जब पार्टी जो है इस वक्त पावर में नहीं है और पार्टी से रुखसत कर जाऊं, मेरे उसमें नहीं है। नहीं तो मैं भी बहुत पहले चला गया होता, बहुत सारे लोग चले गए, किरण चौधरी चली गई, धर्मवीर चला गया, राव इंद्रजीत चले गए। हमने तो सोचा है कि पार्टी में रहना है, इसी पार्टी में रहना है जब तक जिंदा है। आप मेरी मंशा तो यही है, लेकिन अगर कोई ये चाहे कि भाई आपको कॉर्नर में इतनी कॉर्नर पे ले जाएं कि भी आप जो है मजबूर हो जाएं, वो बात अलग है।
तो कौन लेकिन ऐसा चाह रहा है कि कैप्टन अजय यादव को इतने कॉर्नर में कर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर इस प्रकार की स्थिति आती है तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पार्टी में रहकर पार्टी की सेवा करें और पार्टी को मजबूत बनाएं और पार्टी की जो 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 बेस है पार्टी का और मजबूत करें। मेरी मंशा ये है। 2024 में भी आपने इस्तीफा दिया अक्टूबर में, तब भी आपको पार्टी ने मना लिया, कन्विंस कर लिया पार्टी में रहने के लिए। तब आपकी किससे बातचीत हुई थी? डायरेक्ट सोनिया गांधी जी से या उनकी टीम के किसी सदस्य से बात हुई? 2024 में तो सोनिया गांधी जी से मैंने इस्तीफा दिया था 2012 में, मंत्री पद से दिया था। नहीं, पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से वो मैंने दिया था 24 में। हाँ, 24, वही उसी की बात कर रहे हैं। उस वक्त जो है मेरे पास टेलीफोन आ गया था ऊपर से कि आप अपना इस्तीफा ले लीजिए, और तो मैंने फिर अपना तो आपको आश्वासन दिया गया था कि जितने भी आपके कंसर्न्स हैं पार्टी को लेके? कोई आश्वासन नहीं दिया गया मुझे, केवल इतना कहा गया था। और मैंने भी फिर सोचा कि जब इस पार्टी में रहना है तो जितनी सेवाएं दे सकता हूँ वो दे दीजिए। तो अपनी पार्टी की सेवाएं दी। एज AICC OBC चेयरमैन में हमने जो है जातीय जनगणना और आपका आरक्षण की जो दीवार है 50% की आरक्षण की दीवार तोड़ने की बात जो राहुल गांधी जी हमेशा उठाते हैं, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए हम। बतौर AICC OBC चेयरमैन आप कह रहे हैं आपने तमाम मुद्दों को लेकर, राहुल गांधी जी के एजेंडास को लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन उस पद से भी आपको बिना कोई जानकारी दिए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए फॉर्मली तुरंत हटा दिया गया, आपकी जगह किसी और को लगा दिया गया। वो तो पार्टी की फैसला था। अब उसके बारे में क्या टिप्पणी करूं मैं कह ही रहा हूं मैं आपको ना कि जो वाइब्स जो सोनिया गांधी जी के साथ थे मेरे, वो आज की जो हाई कमांड है उसके साथ उतने अच्छे वाइब्स नहीं है। तो आज की पार्टी को क्या चाहिए? यूथ चाहिए या वो वाइब कैसे मैच होती है? नहीं, उसका तो निर्णय हाई कमांड लेना है, कैसे निर्णय लेता है। प्रोफेसर संपत सिंह भी चले गए पार्टी छोड़ के। संपत सिंह की तो जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस की थी नहीं कभी भी। उन्होंने तो फैसला तुरंत ले लिया। मैंने तो 2014 के बाद तो अब 2025 हो 11 साल हो गए। मैं तो मेरे को 2019 में मुझे टिकट दी थी यहाँ से, 2024 में मुझे टिकट नहीं दी और जिसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। केवल 75,000 वोट से हारे, जिसमें अहीर मतदाता जहाँ 4.5 लाख वोट हों, वहाँ आप यादव को वोट ना देके और आप किसी दूसरे व्यक्ति को वोट दें जो यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, जो जिसको ना जनता उनको जानती थी ना वो जनता को जानते थे, उसके बावजूद भी मात्र 75,000 वोट से वो हारे यहाँ। अगर मैं होता तो कम से कम 1 लाख वोट से जीतता मैं वो 2024 के अंदर। तो आपको मलाल है 2024 में लोकसभा का बहुत भारी मलाल है मेरे को इस बात का कि मेरे को इग्नोर किया गया। तो मनाने की किसी ने कोशिश की कभी, समझाने की कि चलिए इसको डैमेज को दूर करेंगे? अब समझाने की कोशिश की जरूरत ही नहीं है। हमारे परिवार के लोग हैं, परिवार है तो पार्टी तो परिवार मान के चलते हैं। पार्टी के अंदर जो है मतभेद होते हैं, लेकिन ये नहीं मतलब नहीं है हम कि पार्टी का नुकसान करने लग जाएं, पार्टी को छोड़ के चले जाएं। तो अभी बहुत टाइम है। अभी 26 में नया प्रसीमन होगा, बहुत सारी सीटें। हाँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, फिर फैसला लेंगे कोई ना कोई। तो तब तक कांग्रेस पार्टी में ही है? हाँ, मेरी तो इच्छा यही है कि मैं जब तक जिंदा रहूं पार्टी में रहूं, लेकिन समय का कुछ नहीं पता। लेकिन बीजेपी वाले भी ताक लगाए बैठे हैं, देखते रहते हैं भाई कौन सा नेता पार्टी से दुखी हो रहा है या फिर कौन सा परेशान हो रहा है, तुरंत पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि भाई पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे। तो आपको कभी भी किसी बीजेपी नेता ने अप्रोच किया? नहीं, मेरे को कभी किसी बीजेपी नेता ने अप्रोच नहीं किया। या फिर आपके पुराने साथियों ने, कांग्रेस वालों ने ही कि भाई बहुत परेशानी आ जाइए कैप्टन साहब बीजेपी में चलिए? जब किरण चौधरी छोड़ के जा रही थी मैं उनके साथ भी जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ना। और लोग भी गए हैं पहले। मेरे को तो 2014 में रामलाल शर्मा जी ने कहा था कि आप टिकट लीजिए रेवाड़ी से और चुनाव लड़िए आप। तब मैंने इनको मना कर दिया था, मैंने कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। तो कहने का मकसद ये कि हमारे खून के अंदर कांग्रेस है, कांग्रेस को
लेकिन मैं फिर भी मैं समय समय पर जो है अपने जो प्रभारी जी हैं उनको मैं बताता रहता हूँ कि ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर कर दीजिए। तो सुनते हैं क्या प्रभारी जी? प्रभारी जी तो ठीक है, आदमी है, हरिप्रसाद जी अच्छे आदमी हैं और काम करने वाले हैं। और उनसे आज भी मेरी बातचीत हुई थी, तो मैं उनसे मैंने महसूस किया, मैंने उनको बताया। तो क्या आश्वासन दिया कि नहीं, बोले जी आप तो बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, आपको क्या दिक्कत है, और आपने बड़े बड़े पदों पर रहे हो आप। तो इस तरह कह के उन्होंने जो है बात को मुझे समझाया कि भी जो है थोड़ा वेट कीजिए और हम करेंगे कुछ ना कुछ। अब जितने भी कैप्टन साहब अभी हम जिक्र कर रहे थे बड़े तमाम कांग्रेस के नेताओं का जो अभी बीजेपी में चले गए हैं, और मोस्टली जितने भी लोग गए हैं सबने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बहुत सारे आरोप लगाए। बापू ने बेटे के चक्कर में सब कांग्रेस पार्टी का नाश कर दिया, तमाम परेशानियां खड़ी कर दी। आपको लगता है कि भाई एक व्यक्ति की तो कम से कम मोनोपोली नहीं होनी चाहिए पार्टी में? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक आदमी की मोनोपोली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पार्टी में। जब तक जो है सब लोग जो है मिल के ना चलें, कलेक्टिव जब तक लीडरशिप नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो ये कलेक्टिव हो क्यों नहीं पा रही है, और इसको होने के लिए क्या कोई ऐसा मंत्र चाहिए, कौन सी ऐसी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को के साथ नहीं, एक साथ आ पाए? एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इनको तुरंत बनानी चाहिए जो फैसले ले। एक आदमी फैसला थोड़ी लेता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। उसमें जो मैंने पीछे भी हमने कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाओ, उसमें जो है नेता हों और उनको बताया जो भी फैसला। अब ये फैसला ये ले लेना कि जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था वही चेयरमैन बनेगा, तो जो फैसले आपने पहले गलत किए थे उसको दोबारा दोहराएंगे क्या आप? कांग्रेस के नेताओं खास तौर पे आपकी अगर बात करूं तो अक्सर अपनी हर बात को दिल खोल के सामने रखते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बोला। तो अभी एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी बनाई है जो ध्यान रख रही है कौन से नेता क्या बयान दे रहे हैं। तो उस कमेटी का कोई शख्स आपसे बात करने तो नहीं आया कि भाई सबसे ज़्यादा तो बयान ऐसे पार्टी के खिलाफ या फिर पार्टी को लेके गलत मैसेज जाने वाले कैप्टन साहब आपकी तरफ से आते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं जो पार्टी के हित में हो। पार्टी के हित में कोई बयान दिया है, कोई बयान दिया है तो उसका संज्ञान अगर डिसिप्लिनरी कमेटी लेती है तो ले। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं तो ये चाह रहा एक्शन ले। हूँ, एक्शन नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि वो हमें बुलाएं ताकि हम अपनी बात पर उनको रखें कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन ऐसी कोई नौबत अभी आई नहीं है। आएगी नहीं? ना आएगी, क्योंकि मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं है जो पार्टी के विरोध में हो। नहीं तो क्या पार्टी इस बयान को भी गलत ले सकती है कि भाई जो डिसीजंस ढंग से लेने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे हैं, या फिर जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की दिशा में आगे सही ढंग से काम नहीं किया जा रहा? आपको लगता है कि ये भी इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में आ सकता है? नहीं नहीं, वो कैसे आ सकता है इनडिसिप्लिन कैटेगरी में? अगर मैं पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ, पार्टी की लाइन के से अलग होकर चल रहा हूँ, पार्टी के प्रोग्राम्स वगैरह वो नहीं कर रहे हैं हम, जो भी हम काम कर रहे हैं हम पार्टी के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कुछ फैसले हैं जो सोच समझ के लेने चाहिए। अगर कैप्टन अजय यादव से कोई पूछे कि भाई कोई एक चुनना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा? नहीं नहीं, मेरे लिए दोनों बराबर है। बराबर है। मेरा किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक ना कभी रहा है ना। जब से मैं राजनीति में आया हूँ मैं हमेशा सोनिया गांधी को मैंने अपने नेता माना है। आज भी सोनिया गांधी को अपना नेता मानता हूँ मैं। और उनकी जो है शर्म है जो मुझे आज इस पार्टी में रोके हुए बैठी है। तो कोई किसी गुट का ज़्यादातर हमने देखा भी है कि हुड्डा गुट के प्रोग्राम हो रहे हैं, शैलजा गुट के हो रहे हैं, तो रणदीप सुरजेवाला, बीरेंद्र सिंह एक साथ मोस्टली दिखते हैं। आप हालांकि किसी की टीम में नहीं दिखते हैं, अगर दिखते हैं तो कभी हुड्डा साहब के साथ भी दिख जाते हैं, कभी कुमारी शैलजा के प्रोग्राम्स में भी दिख जाते हैं। तो वो तो उसमें क्या दिक्कत है? तो उसमें अगर मेरे यहाँ अगर आते हैं तो फिर जाना ही पड़ता है। पर अभी अध्यक्ष साहब ने एक बाकायदा सबको फॉर्मेट दिया है कि आप कोई भी पोस्टर अपने बना रहे हैं तो उसमें आपको तमाम जो नेता हैं उनके फ़ोटो लगाने हैं। आपका सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी मैं, मुझे किसी नेताओं का फ़ोटो हालांकि दिखा नहीं, सिर्फ नीचे आप ही की फ़ोटो और पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार बस। नहीं, मैंने नेशनल लीडर्स की फ़ोटो लगाई है भाई।
राहुल गांधी जी की फ़ोटो है, पहले खड़गे जी की फ़ोटो है, उसके बाद सोनिया गांधी जी की, राहुल जी की, केसी वेणुगोपाल की, और उसके बाद जो है हरि प्रसाद जी की। उसके आगे नहीं लगाई मैंने किसी की, क्योंकि मैं केवल नेशनल लीडर्स को ही अपना आदर्श मानता हूँ। तो उन्होंने या तो मेरी फ़ोटो भी लगाएं वो, या तो मेरा कद इतना कम है कि वो मेरी फ़ोटो अगर नहीं लगा सकते तो मुझे कोई मजबूर थोड़ी कर सकता है कि ये कोई इंडिसिप्लिन थोड़ी ना है। लेकिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो ये फॉर्मेट सेट कर दिया है, अब जिसको भी पोस्टर बनाना है तो इन तमाम नेताओं की फ़ोटो लगानी पड़ेगी और CWC नहीं, मेंबर्स की भी लगानी पड़ेगी उनके साथ। ऐसा है कि मेरी बात सुनिए ना, कि हर आदमी का अपना कद होता है। बिल्कुल। मैं AICC का OBC का चेयरमैन रह चुका हूँ, CLP लीडर रह चुका हूँ, तो अगर मेरी फ़ोटो नहीं लगाएंगे तो मैं उनकी फ़ोटो क्यों लगाऊँ? तो ये राव नरेंद्र सिंह की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं दी गई कि भाई आप कैप्टन अजय यादव साहब का भी फ़ोटो लगाना है? वो कह रहे हैं अगर चलो ज़िले में लोग लगाना चाहते हैं सो वो लगा सकते हैं, बट इन दी स्टेट अब एक फिक्स जो फॉर्मेट फैसला है। वो ले रहे हैं तो उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? कोई उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन आपके पोस्टर्स में नेशनल लीडरशिप ही दिखेगी। हाँ, मैं अपने पोस्ट में नेशनल लीडर्स का लगाऊँ, जो मेरा होगा, जो होगा उसमें नेशनल लीडर्स की फ़ोटो होगी। हाँ, अगर कोई नेता आता है मेरे प्रोग्राम में तो उसकी फ़ोटो लगा देंगे। तो वरना अदरवाइज कोई भी ऐसी नहीं, बातचीत कोई नहीं ज़रूरी है। थोड़ी ना है। आपको लगता है कोई थोप सकता है कि भाई ये करना ही वो करना है? डिक्टेटरशिप है क्या? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप फ्री हैं। मैं अपने नेशनल लीडर्स को अपना आदर्श मानता हूँ, बस खत्म। कैप्टन साहब, हरियाणा में देखिए क्राइम की सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर का हाल क्या है किसी से छिपा नहीं है, और अब आतंकवादी भी फरीदाबाद को चुन रहे हैं, वहाँ पर इतना विस्फोटक जमा कर रहे हैं और देश को दहलाने की साजिश हो नहीं, रही है। आप ये देखिए ना कि जम्मू कश्मीर ने हम्म, हरियाणा पुलिस को 10 दिन पहले बता दिया था हम्म, कि ऐसे यहाँ आपके यहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं और ये इस प्रकार की मंशा हो सकती है। लेकिन कमाल की बात है कि ना हमारी जो है क्राइम ब्रांच, ना IB, ना आपकी जो है CID, ये लोग जो है ट्रैक नहीं कर पाए, और जब ये धमाका हो गया उसके बाद जाकर उन्होंने जो है वो जगह जो 2900 किलोग्राम जो वो मिला है, जो विस्फोटक मिला है, उसके बाद उसको पकड़ा है उन्होंने। अगर पहले पकड़ लेते तो ये हादसा ही नहीं होता। 12 आदमी जो लोग मरे हैं। देखिए, ऐसा है कि कितने अटैक आप कराओगे? पुलवामा अटैक हो लिया, आपका जो है ये पहलगाम में हुआ, पहलगाम में हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, अब ये हो गया। तो गृह मंत्री अपना इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए भाई। वो ये तो अटर फेलियर है। सरकार का फेलियर मानते हैं आप? केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार का बिल्कुल फेलियर है। होम मिनिस्टर की, जो होम मिनिस्ट्री जिसके पास भी महकमा है, उसका ये फेलियर है कि 12 मासूम मारे गए, पहलगाम में मारे गए, वो कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं हम, जो भी दोषी होगा छोड़ेंगे नहीं हम। तो बाद में आप कुछ भी करते हैं, लेकिन जो 12 लोग जो चले गए हैं वो वापस थोड़ा ना आएंगे। भाई, आपने जो है, जब आपके पास सारी इंस्ट्रक्शन आ गई थी, दिल्ली पुलिस ने को भी जो है आगे नहीं बताया, हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को भी नहीं बताया कि उनके पास ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं J&K से। तो ये तो टोटल फेलियर है। बट तो कह रहे ज्वाइंट सबने ऑपरेशन मिलके किया, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, सबने मिलके काम किया और तभी ये चीज़ संभव हो पाई है। अपनी पीठ थपथपा रही है हरियाणा सरकार। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, और ऐसी कोई भी बात होती है वो तुरंत जाके बतानी चाहिए। तब लगता है इसको रोका जा सकता था। बिल्कुल रोका जा सकता था। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। तो कैसे कोई महिलाओं पे रोज अत्याचार हो रहे हैं, गैंग्स अपहरण हो रहे हैं, गैंग वार्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो है एक तरीके से जो है क्राइम के अंदर नंबर 1 आ रहा है आज के समय में। यूपी को भी हमने मात कर दिया हमने। लेकिन DGP साहब कह रहे हैं जिसके पास बुलेट होगी या थार होगा।
थार गाड़ी या फिर बुलेट अगर आप चला रहे हैं तो उनको तो पहले ही पकड़ ली, वो लोग थोड़े से। कब पकड़ेंगे? अब क्यों नहीं पकड़ा? ये जो विस्फोटक है, ये जो है 10 दिन तक जो है अपने पास क्यों नहीं ध्यान दिया? क्यों नहीं आगे दिल्ली पुलिस को बताया कि भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आ सकती है? क्योंकि दिल्ली तो 3 तरफ से घिरा हुआ है। हरियाणा, दिल्ली जो हरियाणा जो है 3 तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है, तो वहाँ पर तो दिल्ली को तो जरूर बताना चाहिए था। और जो अपनी जो NIA है उनको भी एक्टिव होना चाहिए था। लेकिन बुलेट और थार आगे तो चलो एक आतंकवादी ब्लास्ट उनकी तरफ किया गया और अब सरकार इसको मान भी रही है कि भाई कि आतंकवादी हमला ही था। लेकिन DGP साहब का ये कहना कि भाई क्राइम जो हरियाणा में बढ़ रहा है उसको लेकर अगर पुलिस वालों को हिदायत दे रहे हैं कि कोई बुलेट चलाने वाला या कोई थार चलाने वाला आपको दिखेगा तो उसको तुरंत आप रोक लीजिए, क्योंकि वो लोगों को तो दिमाग में ही फितूर होता है, वो लोग होते ही डिफरेंट माइंडसेट। अब उनकी अपनी सोच है इस प्रकार की। थार तो आम आदमी भी चलाता है, बुलेट मोटरसाइकिल तो आम शरीफ आदमी भी चलाते हैं। जिसके पास बंदूक हो और वो शरेआम लेके घूम रहा है या कोई क्राइम कर रहा है तो आप कार्रवाई करो। ये थोड़ी ना जिसके पास थार गाड़ी है और इसका मोटरसाइकिल वो बदमाश है। तो सारे थार वाले और सारे बुलेट वाले गुंडे बदमाश हो सकते हैं? यही तो मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार की सोच ही गलत है। तो ये कैसे ब्रेक करेंगे भाई, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर एक बस डिविएट करने के लिए मुद्दे को ये नहीं, इनकी अपनी IB है, इनके पास क्राइम ब्रांच है, इनके पास कितने इनके पास जो है अपने एजेंसीज हैं, आपकी सेंटर की एजेंसी IB है, वो सब इस तरफ इस पे निगाह रखें बजाय इसके पॉलिटिशियंस के साथ की पे निगाह रखें कि कौन सा MLA कहाँ जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है। अपनी अपनी टीम पर आप निगाह रखें, इसके बजाय आप क्रिमिनल्स पर निगाह रखें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ये देखना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश सरकार के काम को आप कैसे देख रहे हैं, कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, ठीक काम कर रही है BJP? कहाँ काम अच्छा कर रही है? तो पहले बताया हूँ सब फ्रंट्स पे फेल है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका क्राइम के ब्रांच की बात हो, चाहे आपका पंचायती राज हो, चाहे आपके रोड्स हो। रोड्स की बुरी हालत है, टूटी पड़े हैं रोड्स, उनकी रिपेयर नहीं हो रही है। केवल एक्सप्रेस हाईवे बनाने से बात थोड़ी बनेगी। एक्सप्रेस हाईवे पे तो खून चूस लेते हैं, इतने टोल लगा रखे हैं, लेकिन जो गांव के रोड्स हैं, जो स्टेट रोड्स हैं, उनकी हालत क्या है आप देख के आइए आप, कितना बुरी हालत है। तो ध्यान क्यों नहीं दे रही BJP इस तरफ, और आप लोग ध्यान क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? क्यों नहीं बैठ जाते आप सड़कों पे कि भाई गड्ढे भरी है ना, क्या कर रहे हैं? नहीं, चिरंजीव जो है पिछले दिनों उसने किया था, जब पिछली गवर्नमेंट थी तब उसमें जो है जहाँ गड्ढे थे वहाँ पर प्लांटेशन कर दिया था जाके। तो कर रहे हैं ना, जो कुछ हो सकता है तो कर रहे हैं। आपको लगता है इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे तो कुछ होगा, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं होता ना, ये तो पार्टी के साथ मिलके काम होता है। इंडिविजुअल तौर पे मैं अपना इंडिविजुअल को प्रोग्राम करूंगा तो उसको थोड़ी ना उसको कोई वो मिलेगा। तो अब ब्रजेंद्र सिंह यात्रा कर रहे हैं, सद्भाव यात्रा, उसके बारे में आपको फोन आया? नहीं, मैं तो उनके साथ हूँ, मैं उन्होंने फोन भी आया था, मैं जाऊंगा भी उनकी प्रोग्राम में। जब वो अपने इधर नजदीक बावल इधर कहीं आएंगे तब मैं उनकी यात्रा में जरूर सम्मिलित होऊंगा। और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ हैं, और एक जो निर्णय लिया है उन्होंने पूरे प्रदेश को जानने की, छोटी एज में आप अगर पूरे प्रदेश का अगर आप भ्रमण कर लेते हैं तो आपको नब्ज मिल जाती है पूरे प्रदेश की। तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सबको ये कह रहे हैं कि पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है, पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है। नहीं, आधिकारिक यात्रा मत हो, लेकिन कोई इंडिविजुअल अपना काम तो कर सकता है ना, उसमें क्या बात है। अपनी यात्रा तो निकाल ही सकता है ना, पार्टी के कोई खिलाफ थोड़ा बोल रहे हो, तो बोल रहे हैं पार्टी के हित में बोल रहे हैं। तो मतलब अगर कुछ जनाधार बढ़ेगा या कोई मैसेज जाएगा तो हाँ, जोड़ ही रहे हैं लोगों को। घूमने से लोग मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, नए लोग पार्टी से जुड़ते हैं, तो जोड़ने का काम कर रहे हैं वो। तो उनको भी जैसे लोकसभा का टिकट की उम्मीद थी, सिटिंग MP BJP छोड़ के आए, तो कहीं ना कहीं उनको भी दरकिनार किया गया था। हाँ, बिल्कुल दरकिनार किया गया उनको। तो आपकी बात हुई वीरेंद्र सिंह से कि भाई
नहीं, सही वीरेंद्र सिंह नहीं जी है? से बात सबसे मेरी बात सबसे होती है, सुरजेवाला जी से भी, भूपेंद्र हुड्डा से भी, शैलजा जी, सबसे मेरी बात होती है। ऐसी कोई बात नहीं कि मेरी किसी से बात ना होती हो। मतलब पार्टी को मजबूत करने के लिए होती है या फिर इसलिए होती है कि भाई पार्टी सही दिशा में निर्णय नहीं ले रही है? क्योंकि हर कोई, आप तो गए नहीं थे राव नरेंद्र सिंह जी के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली बतौर प्रदेश अध्यक्ष। रणदीप सिंह सुरजेवाला गए, सुना दिया गुटबाजी को लेके भी कि ऐसे काम नहीं चलेगा। गुटबाजी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कोई उद्धार नहीं होने वाला है कांग्रेस हाँ, पार्टी। तो वो है ही, दैट इज ए ट्रुथ। आप सालों से कह रहे हैं कैप्टन साहब, मैंने भी आपके कितने सारे इंटरव्यूज़ कर दिए और हर इंटरव्यू में आप गुटबाजी को लेके अक्सर कहते थे, पहले भी कहते थे चुनाव से कि भाई चुनाव लड़ लेते हैं सारे मिलके, नतीजे आएंगे उसके बाद बंटवारा कर लेंगे कि कौन क्या बनेगा, कौन क्या नहीं बनेगा, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन कौन सा मंत्री बनेगा। कम से कम मिल के चुनाव लड़ लेते ये हैं तो ताकि सरकार आ ये जाए। मूल मंत्र तो मैंने हमेशा दिया है। किसी ने समझा नहीं ना आपका मूल मंत्र। अब ना समझे तो क्या राजा, अब भी समझ जाए तो भी ठीक है। तो लगता है समझ पाएंगे? देखो, मुश्किल तो है। समय की बात है, मुश्किल है, समय की बात है। नामुमकिन नहीं लग रहा है मतलब अभी भी। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, हम्म मुमकिन तो सब कुछ हो सकता है अगर प्रयास करें तो। लेकिन प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं कैप्टन साहब? आप इतना लंबा एक्सपीरियंस आपका राजनीति का, पार्टी में हमेशा हर मुश्किल परिस्थिति में भी खड़े रहे डट के और हर चीज़ का सामना किया, कहीं इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कभी किसी से कि भाई ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कैसे इसको टैकल कर सकते हैं और ये क्या कभी समस्या खत्म हो पाएगी या फिर नेवर एंडिंग है? नहीं, समस्या भी कोई, जब समय आएगा, अच्छा समय भी आता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। लेकिन तमाम नेता जब समझने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा वही हूँ। तो चीज़ गलत है। कोई पार्टी अपनी जेब में डालने की कोशिश करेगा तो नुकसान तो होगा ना। तो हरियाणा में क्या कांग्रेस है भूपेंद्र सिंह हुड्डा? नहीं, आज के दिन तो ऐसी बात नहीं है। नहीं है। तो आज के दिन क्या बात है? कांग्रेस इज कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, हम जो है जितना हो सकेगा पार्टी की मदद करेंगे। तो आप दिल से पार्टी के साथ रहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, पार्टी की जो है नींव को मजबूत करना चाहते हैं। तो आपको लगता है डिसीजन कुछ और भी ले सकते थे? 1 साल लगा दिया CLP चुनने में, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट चुनते जिस पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता या कोई युवा चेहरा होता, जो राहुल गांधी बार बार नहीं, उनके साथ MLA ज़्यादा थे ना। लोकतंत्र है, MLA ज़्यादा उनके साथ, इसलिए शेयर लीडर तो उनको पहले ही बना देना चाहिए, लेकिन पार्टी ने थोड़ा सा उनको झटका दिया। लेकिन फिर उन्हीं को बना दिया तो पहले ही बना देते कम से कम एक। नहीं, थोड़ा बहुत तो पैरालाइज तो कराया ना उनको। लेकिन एक नेगेटिव इमेज तो उससे कांग्रेस पार्टी की भी बनी ना। नहीं, इमेज लोगों में तो थोड़े दिन की बात सब भूल जाते हैं। अब भूल गए ना CLP लीडर बनने के बाद। तो कोई टेंशन इस मामले में आप ज़्यादा नहीं समझ रहे पार्टी की? नहीं, कोई टेंशन। तो मजबूती से आप नहीं कभी कहते हैं कि भाई मुझे ये मिलना चाहिए पार्टी में? आप बार बार तमाम फैसले लेते हैं जिससे ऐसा लग रहा है मुझे कि पार्टी धोखा दे रही है या फिर वो कद मेरा मेंटेन नहीं, मैं तो कभी नहीं कहा कर पार्टी रही है। मुझे धोखा दे रही है। मैं तो कभी नहीं कहा धोखा दे रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि पार्टी जो है वो सबको साथ लेके चले, सबको जिम्मेवारियाँ दें। जब बाकियों को जिम्मेवारी देते हैं तो जिम्मेवारी देनी चाहिए ताकि जो है उससे आदमी प्रयास कर सके। तो कैसे होगा पॉसिबल? जैसे अब बड़े नेताओं को एडजस्ट भी करने में पार्टी को कोई बड़े पद भी उनके पास होने चाहिए कि भाई हम दे दें, चलो तो सारे के सारे खुश भी रहें, एक साथ मिलके काम भी करें। ये कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी? तो पार्टी ने डिसाइड करना चाहिए ना फिर भाई कौन किसके लायक, पद के लायक है और किसको कहाँ एडजस्ट करना है, ताकि नहीं, पर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि भाई बड़े नेताओं का डेकोरम भी मेंटेन रहे और उनका जो कद है उस हिसाब से जस्टिफाई भी पार्टी करे? देखो, मैं 68 का हो गया हूँ, ठीक है। 75 तक जो है आदमी जो है नॉर्मली राजनीति में रहता है। मैं तो 75 साल के बाद राजनीति छोड़ दूंगा। छोड़ देंगे? हाँ।
मोदी जी ने तो नहीं छोड़ी अभी बीजेपी। आज ही बोल रहा हूँ। बीजेपी का ये रूल था, मोदी जी ने तो नहीं बीजेपी की छोड़ी। बात नहीं है, मैं 75 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ेंगे। हाँ, अगर कोई चुनाव लड़ना है तो एक चुनाव लड़ना है अभी, आगे के चुनाव अगर पार्टी 29 का टिकट देगी तो लड़ेंगे। तो 29 में लोकसभा लड़ना चाहेंगे कि विधानसभा? नहीं, मैं तो लोकसभा लड़ना चाहूँगा। और उस चुनाव में जो भी जनता फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी, अगर बना देती है तो 5 साल दिल से काम करके दिखाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के ही टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ, मेरी मन की इच्छा तो यही है। तो जैसे पिछली बार राज बब्बर जी को टिकट दे दिया, अभी लगता है कि आगे टिकट कहीं और बढ़ सकती है? परसीमन होगा। अच्छा, फिर सीटें तो बढ़ी जाएंगी। हाँ, सीटें बढ़ जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो ही जाएंगे हम। तो मतलब विश्वास है कि कम से कम परिसीमन के बाद तो ये पार्टी नहीं कहेगी कि भाई जगह नहीं थी या फिर टिकट नहीं दे पाए। नहीं, वो तो मैंने ही मना कर दिया था शुरू में, इसलिए मेरी से गलती हो गई थी, मैंने मना कर दिया और उसकी वजह से पार्टी को डिसीजन नहीं लेना पड़ा। फिर बाद में मैंने हाँ बोल दिया था, लेकिन फिर वो हाँ ना में पहले अप्लाई नहीं किया, फिर बाद में अप्लाई तो मैंने किया ही नहीं था। अच्छा, अप्लाई किया ही नहीं था, आपने चुनाव लड़ने के लिए सीधा मना कर दिया था। तो खुद की गलती भी मानते हैं कि भाई वो मुझसे भी चूक हो गई? चूक थी। राजनीति में अपनी गलती भी इंसान इतनी जल्दी आसानी से मानता नहीं है। नहीं, मान लेनी चाहिए बात। मान लेनी चाहिए। अब नायब सिंह सैनी को लगातार तमाम लोग डमी सीएम कह रहे हैं। देखो, ऐसा है, मैं नायब सिंह सैनी जी से 2-3 दफ़ा मिला हूँ। अच्छे व्यक्ति हैं, हंसमुख हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं किसी को डमी कहूँ उचित नहीं है। मतलब आपको लगता है कि फैसले खुद ले रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश में? नहीं, मैं उनसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि हंसमुख हैं और मिलनसार हैं और जब भी कोई चाहे विपक्ष का व्यक्ति भी चला जाए तो उनके काम कर देते हैं। तो ये आपकी पार्टी कहीं डिसिप्लिन वाले सुन ना लें और कह दें कि ये इनडिसिप्लिन है कैप्टन साहब। आपने तारीफ कैसे कर दी नायब सैनी की? नहीं है, ये कोई इनडिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि अक्सर आपके और भी जो दूसरे विधायक हैं वो कह देते हैं कभी अच्छे सीएम हैं, उनकी तारीफ कर देते हैं तो सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तो गलत है, ये विपक्ष का विधायक है तो ये सरकार की तारीफ कैसे कर रहा है? नहीं करनी चाहिए। उसमें कोई बुराई अब अगर नायब सिंह सैनी की एक इमेज से, जो उनका तरीका है लोगों से मिलने का, बात करने का, उससे बीजेपी को सफलता मिली है, एक एज? बिल्कुल, क्यों नहीं मिला, एज मिला है। तो आपके पास कोई नेता है ऐसा जो एकदम स्माइल के साथ लोगों की तमाम चीज़ों को सुने, समस्याओं को सुने और बहुत ही वेलकमिंग तरीके से हरियाणा प्रदेश के लोगों से मिल के बात करें? ये तो क्वेश्चन आप ऐसा पूछ रही हैं कि जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। मैं किसको कैसे चुन दूँ किसी को? सब में खूबियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं। नहीं, पर कोई ऐसा आपको कांग्रेस पार्टी में लगता है जो इक्वल एनर्जी मैच कर सके नायब सिंह सैनी के? मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। नहीं लेना चाहते हैं? अब लग रहा है ऊपर से पूरी अच्छी खासी बातचीत आप करके आ रहे हैं और ऊपर वालों ने कह दिया कैप्टन साहब आपको बोलना नहीं है कुछ भी, हम कोशिश कर रहे हैं। बुलवा भी रहे हो, जो है आप जो है नहीं, मतलब कुछ बेड़ियों में बंधे हुए हैं ना। बस हो गया जी। नहीं, कुछ तो बेड़ियां तो है ना। ऐसा नहीं हो गया, चलिए। हाँ? हो गया। थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो कैप्टन साहब से ये बातचीत आपने सुनी। हालांकि इस पूरी बातचीत में बहुत कुछ कहना भी चाह रहे थे लेकिन कह भी नहीं पा रहे थे। दिल की बात कैप्टन साहब जुबान पे नहीं ला रहे थे, क्योंकि जैसा मैंने बार बार कहा, अक्सर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए नज़र आए हैं और इस बार आला कमान से कुछ सीरियसली ही बात हुई है कि भाई कैप्टन साहब आप बड़ी जल्दी गुस्सा खा जाते हैं और फिर कुछ भी बोल देते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। हम सबको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ें होने में शायद थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैप्टन साहब ने ये भी कह दिया, मेरी दिली इच्छा यही है
कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूं, यहाँ से बिल्कुल भी कहीं नहीं जाऊं, लेकिन सम्मान जो है वो हर नेता को, पार्टी को देना पड़ेगा और किसी भी नेता के साथ किसी के सम्मान के साथ कोई कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ कोई नेता भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कुछ और निर्णय भी लिया जा सकता है, लेकिन मेरी दिली इच्छा यही है कि कांग्रेस पार्टी में रहकर ही काम करूं। काम बहुत बड़े अभी भी कांग्रेस पार्टी को करने हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी के सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन उन चुनौतियों को कैसे पार करेंगे, सबको साथ लेके कैसे चलेंगे और कैसे लोगों की आवाज़ को उठाएंगे, बहुत बड़ा काम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ होकर कर पाएंगे या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ गुटबाजी तो खत्म करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई कितना ही बोलता रहे कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन गुटबाजी है, सबके सामने है। और जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल टू द पॉइंट के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।